गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी लिहाज से उसी रेलिवेंस के साथ में हम इस वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे। शुरुआत वीडियो की होती है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में, उसके बाद हम प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देन वी कवर ऑल द मेंस रेलिवेंट न्यूज़, जितनी भी आर्टिकल्स जो भी न्यूज़पेपर में आए होंगे उन सभी को हम करेंगे। फिर हम प्रीलिम्स से रेलिवेंट सभी आर्टिकल्स को करेंगे और मैपिंग करते हुए वोकेबलरी के साथ में इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि बात कर रहा है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो के बारे में। नाउ हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाई वी आर रीडिंग दिस आर्टिकल। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जीएस पेपर 3 में यूपीएससी के सिलेबस के अंदर आप लोगों को पढ़ना होता है हेल्थ का कंपोनेंट। अब हेल्थ में पोलियो भी आता है। पोलियो क्यों होता है? क्योंकि एक वायरस की वजह से जो पोलियो है वो होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस की, तो हमें समझना चाहिए कि पोलियो सबसे पहले है क्या। दूसरी बात जो आर्टिकल बात कर रहा है कि वैक्सीन, तो वैक्सीनाइजेशन क्या होता है। तीसरी बात यहाँ पर क्या वैक्सीन से भी कोई वायरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा ही कुछ केस आया। चलिए समझते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक 2 साल का जो बच्चा था मेघालय के अंदर, उसको वैक्सीन की वजह से पोलियो जो है वो हुआ है और जिस कारण वो बच्चा जो था वो क्या हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। सो मैम, पोलियो में क्या पैरालिसिस भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। पोलियो एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पर पैरालिसिस जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। अब जब हम पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो बच्चा अभी इसको जो पोलियो हुआ है एज अ डिजीज के रूप में, वो कैसे हमें पता चला है? वो हुआ था वैक्सीनाइजेशन की वजह से। आप लोगों को याद होगा कि बचपन में यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत ऐसे प्रोग्राम चलाए गए थे जिनमें बच्चों को क्या दी जाती थी, वैक्सीनेशन दी जाती थी। और वो अलग अलग तरीके की होती थी। हो सकता है किसी को पोलियो के लिए इंजेक्शन लगे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ने उसको रिसीव किया है पोलियो ड्रॉप्स के रूप में। तो बच्चों को ड्रॉप्स जो पिलाई जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स वगैरह में भी, या फिर आंगनवाड़ी जो होती है वहां पर ले जाकर गांव गांव तक भेजकर हमने जो पोलियो थी अपनी कंट्री से 2014 में खत्म कर लिया था और पोलियो मुक्त भारत हम बन चुके थे। ऑल्दो ये आसान नहीं था, 20 से 25 साल लगे हमें ये करते हुए, लेकिन एट लास्ट हमने ये जो था ये कर लिया था। अब हम देखते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। पहला केस ये इंडिया में फिर से आया है और ये भी आया है वैक्सीन की वजह से। तो वैक्सीन की वजह से कैसे आ गया मैम, ये समझा दीजिए। देखिए, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि वैक्सीन का मतलब होता है कि यहाँ पर जिस वायरस को हम ट्रीट करना चाहते हैं उसी वायरस का कुछ पार्ट, या तो हो सकता है वो जिंदा वायरस हो, लाइव हो, या हो सकता है उसका कोई प्रोटीन, उसका कोई पार्ट हमने निकाल लिया हो, या फिर उसी डेड वायरस को हम क्या करते हैं, बॉडी को यहाँ पर दिखाते हैं। एक बार हमारी बॉडी का जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, जब बॉडी में हम इसको भेजते हैं, तो क्योंकि ये क्या है, वीक वायरस है, अगर जिंदा भी है तो वीक बहुत होता है, कमजोर बहुत होता है, हम उसको ऐसे की ऐसे नहीं डालते हैं वाइल्ड तरीके से। तो जब ये बॉडी के इम्यूनाइजेशन सिस्टम के पास जाता है, तो बॉडी को समझ में आता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए खतरा है, और वो अपने लिए पहले ही लड़ने की क्षमता को क्या कर लेते हैं कि कल को अगर इससे स्ट्रोंगर भी आएगा कोई वायरस, तो हम लोग उससे लड़ लेंगे। ये काम किया जाता है, ये वैक्सीनेशन है, सो दैट एक तरीके से आपको पहले ही पता हो कि आपको ज़्यादा मजबूत रहना है, क्योंकि ऐसा वायरस फ्यूचर में भी आ सकता है। लेकिन जब यही वायरस, जब यही वैक्सीन हमने जो दी थी और इसी में जो लिविंग वायरस हमने डाला था जो कि बहुत कमज़ोर था, लेकिन जब यही वायरस किसी ऐसे बच्चे को चला जाता है जिसका इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, 0.1% भी ऐसे चांस नहीं होते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाए, लेकिन स्टिल अभी हो तो गया ही है कि एक जो छोटा बच्चा था उस पे इसी वायरस ने अपने आप को यहाँ पर क्या कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया उसकी बॉडी में जाने के बाद, एंड उसके बाद में हमारे सामने रिजल्ट सामने है। तो खैर चलिए इसके बारे में और भी फिलहाल पढ़ते हैं कि पोलियो वायरस होता क्या है। ये सब हम इस तरीके से इन्फोग्राफिक की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए कैसे 1970s का टाइम था जब
पोलियो जो था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब हर साल हम देख पाते थे इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वायरस हो रहा था, जिसकी वजह से उनके जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड था लिविंग के लिए वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। आफ्टर दैट गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पर नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाए जाते हैं, 1995 में सबसे पहला स्टार्ट किया जाता है। इसमें 2 नेशनल यहाँ पर कैंपेन चलाए गए, फिर उसके बाद वो सब नेशनल लेवल पे हुए, जैसे कि नेशनल लेवल पे पूरे के पूरे इंडिया में हो रहा है, फिर वो हर साल चलाए जाने शुरू कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में, कि बच्चों को हमें क्या करना है, वैक्सीन देनी है, सो दैट हम इसको प्रिवेंट कर सकें। अब हम देखते हैं कि लगभग 2.3 मिलियन लैक जो वैक्सीनेटर्स थे उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, गांव-गांव तक वो जाते थे। लगभग 209 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड थे, घर थे जहाँ तक जो वैक्सीनेटर्स थे वो गए थे। और हम देखते हैं कि 2009 तक आते-आते इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 741 केसेस ही थे जो कि बच गए थे। तो काफ़ी हमने क्या किया कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया और उसके बाद में रिजल्ट भी हमें काफ़ी अच्छे मिले। 1995 में इसकी शुरुआत हमने की थी और 2009 तक हमारे पास जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट ठीक थे। हालांकि वर्ल्ड में जो पोलियो के केसेस थे वो 1604 थे और उसमें से 741 भारत में थे। तो भारत अभी भी क्या कर रहा था, बहुत सारे देशों से अभी भी ज़्यादा केसेस प्रोड्यूस कर रहा था, अगर हम पोलियो की बातें कर रही हैं तो। जनवरी 2014 में हम देखते हैं कि इंडिया में लास्ट केस हमें पोलियो का मिलता है जो कि हावड़ा यानी कि वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट हुआ। फरवरी में इंडिया ने रिपोर्ट किया डब्ल्यूएचओ को कि हमारे यहाँ पर अब कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, पोलियो के केसेस नहीं मिलते हैं। हम देखते हैं कि मार्च 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी जांचबीन करके, पूरी छानबीन करके इस बात का ठप्पा लगा दिया कि हाँ, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है वो अब पोलियो फ्री है और इसको सर्टिफाइड डब्ल्यूएचओ के द्वारा कर दिया गया था। ये थी पोलियो की हिस्ट्री। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जन पोषण केंद्र जो है उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को 2 स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है। जन पोषण केंद्र ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आशा करती हूँ इसका आंसर आप ठीक ही देंगे। तो चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं। कह रही है कि जन पोषण केंद्र जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इज इट करेक्ट और नॉट? जल्दी से आप लोग अपनी कमेंट में लिख दीजिए या फिर अपनी डायरी जो आसपास में आपके पास जो कुछ भी हो, पेज वगैरह, उस पर लिख दीजिए। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं तो कहती है इट विल एलोकेट 75% ऑफ स्पेस फॉर न्यूट्रिशन एंड 25% फॉर अदर हाउस होल्ड आइटम्स इन रिस्पेक्टिव फेयर प्राइस शॉप। तो क्या ये स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है? जल्दी से मुझे आंसर जो है आप लोग दे दीजिए, तब तक हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 को। देखिए स्टेटमेंट 1 अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेटमेंट 1 हो जाती है गलत। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन फूड के द्वारा हम यहाँ पर देख पाते हैं। सो इसी वजह से ये क्या है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट 2, हमें समझ में आता है कि ये भी गलत है, क्योंकि अब जो फेयर प्राइस होती थी शॉप्स उसमें 50% जो स्पेस है वो किस चीज़ के लिए रखा गया है, वो रखा गया है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के लिए, और 50% जो स्पेस है वो रखा गया है अदर हाउस होल्ड आइटम्स के लिए जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते थे। सो ये इसी वजह से आंसर हम देखेंगे होगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नीदर नॉट 2। क्यों? कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं यूपीएससी मेंस रेलिवेंट आर्टिकल्स के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के अंदर फ्लड्स आई हुई हैं। बांग्लादेश का जो वेस्टर्न कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम बाढ़ को देख पाते हैं। उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने बोला कि ये जो बाढ़ आ रही हैं ये इस वजह से आई है, जो फ्लड्स आई हैं बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट्स में, ये एक्चुअली में यहाँ से पानी बाहर निकला है त्रिपुरा डैम के ऊपर से और उसकी वजह से बांग्लादेश में आई है। जब ऐसी बातें सुनने को मिली और जब वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, स्टूडेंट वगैरह थे, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट यहाँ पर सामने आकर करना शुरू किया, तो हमारे जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अंदर, अब उनको थोड़ा सा
डर सताने लगा। उनको लगा कि अभी अभी तो बांग्लादेश में इतनी खतरनाक जो चीज़ें हैं वो होने लगी थी, अभी अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, ऐसा ना हो जो ये एंटी इंडिया थोड़ा सा सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया में ही क्या हुआ, शेख हसीना आई तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दिखाई दिया। जब ये जो है वो हाई कमीशन के ऊपर कुछ प्रोटेस्टर्स को उनकी तरफ ना कर दे और इंडिया का हम देखते हैं जो एम्बेसी बनी हुई है कहीं उस पर कुछ हमला वगैरह ना हो जाए, ये सारी बातें हुई, तो हम देखते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो सामने आती है और कहती है कि नहीं, ये जो बांग्लादेश में फ्लड्स आ रही हैं त्रिपुरा डैम की वजह से नहीं आ रही है। इनका कहना है कि लगातार बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से बारिश हो रही है और ये त्रिपुरा डैम से जो पानी आउटफ्लो हुआ है ना, बाहर निकला है, वो भी हमने कोई सोच समझ के बाहर नहीं निकाला है, वो भी बारिश की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ है, बाहर आया है, आउटफ्लो हुआ है। सो ये अब स्टेटमेंट दी गई है। हमारे जो हाई कमिश्नर है सिक्योरिटी के लिए वो भी यहाँ पर मोहम्मद यूनिस से मिले हैं। हमें मोहम्मद यूनिस कौन है, मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे बांग्लादेश के अभी इंटरिम गवर्नमेंट के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहम्मद यूनिस, राइट। बांग्लादेश क्राइसिस पे आप लोगों के लिए जल्दी ही एक अलग से जो वीडियो होगी प्रॉपर बांग्लादेश की हिस्ट्री से लेके अभी तक के क्राइसिस की और फ्यूचर के लिए, वो जल्दी आप लोगों को चैनल पे ही मिलेगी। अभी इसमें और ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि हम यूपीएससी के लिए बांग्लादेश को समझने का जो पैटर्न है वो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, लेकिन उसमें समय बहुत लंबा लगेगा। आज का आर्टिकल बस इतना ही था। हाँ, इससे रिलेटेड त्रिपुरा डैम और जो रिवर्स की बातें आती हैं, जैसे कि हमारा और बांग्लादेश का तिस्ता रिवर को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या फिर हम बांग्लादेश के साथ में टोटल 54 ऐसी रिवर्स हैं जो शेयर करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स तो बाउंड्री नहीं देखती है ना कि ये इंडिया में ही बहूँ या फिर मैं बांग्लादेश में ना जाऊँ, वो अलग कंट्री है। वो तो नेचुरल फिनोमिना है, वो तो अपने आप जाता रहता है। और इसी वजह से जो 54 रिवर्स हम शेयर करते हैं उन्हीं में से जो कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स होती है उनके पानी के ऊपर हमारे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो क्या है, तिस्ता रिवर। चलिए कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स को हम देखेंगे जो बांग्लादेश में हम होते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम गंगा रिवर को देखेंगे। गंगा में हम देखते हैं कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो हम देखते हैं गोमती रिवर भी है, और इसी गोमती रिवर के ऊपर त्रिपुरा के अंदर जब ये जाती है तो इसी पे वो डैम बना हुआ है। अब ये गोमती रिवर हम देखते हैं कि कहाँ जाती है, बांग्लादेश तक भी जाती है क्योंकि गंगा में ही ये क्या हो रही है, मिल रही है। अगर हम यहाँ पर मेजर रिवर्स की बात करें तो गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है। ऊपर से हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो उसका नाम चेंज होकर जमुना वहाँ पर हो जाता है। नाउ अब आप इसको यमुना से कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्या है, यमुना है जो कि इंडिया में बहती है। और जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंट्री करती है तो वो जमुना बन जाती है, यानी कि जमुना, ज उसके सामने लग जाता है, तो दिस इज द नेम। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देख पाते हैं कि कैसे मेघना रिवर जो है वो भी हम देखते हैं आसाम की तरफ से आती है और इनमें मिल जाती है, और ये लास्ट में मेघना का ही नाम देकर अपना डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। गंगा रिवर जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो उसका नाम पद्मा रिवर हो जाता है, वहां पर ये नाम बदला जाता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और रिवर्स की बात करें तो जो कि इम्पोर्टेंट है हम देख पाएंगे यहाँ पर मेघना रिवर को ऑब्वियसली। इसके अलावा आसाम से कुशियारा रिवर भी है जो यहाँ पर आती है। देखिए सभी 54 की जो रिवर्स हैं उनको तो हम याद करने नहीं बैठेंगे, प्रोमिनेंट रिवर्स को ही हम याद रखेंगे। तो हम देखते हैं कुशियारा भी एक रिवर है जो कि यहाँ पर आसाम से बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। इसके अलावा हमें बराक भी दिखाई दे रही है, सुरमा इज ऑल्सो देयर जो कि जा रही है, लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। इसके अलावा शुभानश्री रिवर को हम देख पाते हैं। यहाँ से तिस्ता रिवर है जो कि सिक्किम से निकल रही है और सिक्किम से निकलते हुए हम देखते हैं बांग्लादेश में जाती है। तो ये कुछ रिवर्स थे जो कि हमें याद रखने थे। एनीवे ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाने जाते हैं। आप में से किसी को सवाल अगर मन में आए कि ब्रह्मपुत्रा का नाम क्यों बदल देते हैं, वो डिपेंड करता है ना उस कंट्री पे, वो उनको क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा जब हम देखते हैं चाइना से और तिब्बत के एरिया से होते हुए आती है तो वहां पर उसका नाम होता है यरलुंग जोनबा या फिर तशोंगपो। तो जब वो इंडिया में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में तब हम उसका नाम ब्रह्मपुत्रा रख देते हैं, और जब यही रिवर बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम यमुना हो जाता है।
तो जमुना हो जाता है, नोट यमुना। तो ये यहाँ पर हम देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है प्रोड्यूस फुल हेमा पैनल रिपोर्ट के बारे में। कल मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जस्टिस हेमा जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी 2019 में। अब ये रिपोर्ट जो थी ये यहाँ पर शुरुआत इसकी हुई थी 2017 में। क्यों हुई थी 2017 में शुरुआत? क्योंकि हम देख पाते हैं कि कैसे मलयालम जो टीवी कुछ एक्टर्स थी उन्होंने शिकायतें की कि कैसे कुछ बिग इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, वो उनको सेक्सुअली हरेस करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं। और जब ये बात सामने आती है तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर शशि थरूर जो है, नोट गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि वो अपोजिशन में है लेकिन एमपी है, तो शशि थरूर क्या कहते हैं? शशि थरूर ने कमेंट किया कि कितनी बुरी ये बात है कि अभी तक भी ये जो 2019 में रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी उसको बाहर रिलीज नहीं किया गया है। उसके बाद जस्टिस हेमा की तरफ से जस्टिफिकेशन आता है कि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर गवाही दी है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम बाहर आए। ठीक बात है, तो हमें क्या करना होगा? राइट टू प्राइवेसी रखना होगा। नाउ अब इसी पे हाई कोर्ट जो है, केरला हाई कोर्ट, उनका बोलना है कि ठीक बात है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग उस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहते हो दैट इज फाइन, लेकिन हाई कोर्ट में जब एक प्ली लगाई जाती है कि जितने भी सेक्सुअल असॉल्टर हैं जिन जिनका नाम इस रिपोर्ट में आया है प्लीज उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उस प्ले को, उस याचिका को एक्सेप्ट किया और बोला कि सील बंद करके आप ये जो रिपोर्ट है वो क्या करेंगे? हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी के लिए एक पैनल भी बनाया गया, कमिटी भी बनाई गई है जो उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर पढ़ेगी और उसमें जिन जिन इंडिविजुअल के यहाँ पर नाम होंगे उनके ऊपर केस भी चलेंगे। अब क्या उनके नाम आगे सामने बाहर आएंगे या नहीं आएंगे वो देखने की बात रहेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ और भी बताती चलूँ, जैसे कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या कानून है और कब कब ये कानून आए थे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल जो हरेसमेंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कोप है सेक्सुअल हरेसमेंट का, यौन उत्पीड़न का, उसको क्या किया हुआ है? उसको थोड़ा सा वाइड कर रखा, बढ़ा रखा है। किस चीज़ के थ्रू बढ़ा रखा है? विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू। अब मैम ये विशाखा गाइडलाइंस क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए विशाखा गाइडलाइंस जो है ना वो होती है, विशाखा केस 1997 से हमारे सामने आती है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट में विशाखा और वर्सेस स्टेट ऑफ जो राजस्थान है उसके खिलाफ में हमारे सामने क्या आता है? केस आता है। नाउ अब विशाखा केस के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई सारे गाइडलाइंस देते हैं। क्या क्या गाइडलाइंस देते हैं? कि वर्क फोर्स के ऊपर आप किसी जगह पर काम करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय को किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल उनको एफआईआर करवानी है अगर उनकी कोई भी औरत जो साथी हैं और उनके साथ में कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होती है, जिसमें क्या क्या आता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस हो सकता है कि वो किसी को हाथ लगाकर ऐसे परेशान कर रहे हो, फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर यहाँ पर आता है कि कोई डिमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो। डिपेंड करता है, डिमांड कब करेंगे? जब आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होंगे तब आप किसी से कुछ मांग सकते हैं और सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं। हो सकता है आप किसी को प्रमोशन देने के बहाने कह रहे हो कि आप मेरे सामने जो है मुझे कुछ सेक्सुअल फेवर दीजिए और मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा या आपको कुछ और चीज़ें देंगे, तो देन इट कैन बी डिमांड। रिक्वेस्ट हो सकती है जब आप डिमांड की अथॉरिटी में ना हो। तो ये दोनों ही चीज़ें सेक्सुअल हरेसमेंट में आएंगी। फिर कहते हैं कि आपने सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किसी के ऊपर किया, आप टिप्पणी कर रहे हो किसी महिला जो कर्मचारी है उनके ऊपर में, और हो सकता है वो डबल मीनिंग हो सकता है कि आप जिस तरीके से जो कमेंट और टिप्पणियां कर रहे हो, रिमार्क कर रहे हो, वो सेक्सुअली रिमार्क्स हो, सेक्सुअली कलर्ड हो, तो वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट में ही आ जाएगा। आजकल तो ये थोड़ा और बढ़ गया है। आजकल अगर आप किसी को मैसेज करते हैं या किसी को कॉल के थ्रू परेशान करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कमेंट्स वगैरह में कुछ गलत बातें लिख देते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सेक्सुअल हरेसमेंट। सो
ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं शोइंग पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी अगर आप किसी के सामने ऐसे ही फ़ोन खोल के बैठ जाते हो किसी महिला कर्मचारी के सामने, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज ए सेक्शुअल हरेसमेंट। एंड सबसे बड़ी बात है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे आप किसी के सामने बोल रहे हो चाहे आप किसी को इशारे कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शुअल हरेसमेंट में आती है। और इसी के ऊपर इन सभी तथ्यों पे क्या हो सकता है, यहाँ पर केस किया जा सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, एफआईआर जो होती है वो दर्ज हो सकती है, और एम्प्लॉयर जो है वो कमेटी बना सकते हैं। चाहे तो जिन्होंने भी शिकायत की है वो इसके खिलाफ में क्या हो सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है जिनके खिलाफ ये शिकायत की गई है, अगर वो पर अब ये बात प्रमाणित हो जाती है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था। अब विशाखा गाइडलाइंस की बात करें तो विशाखा जो है वो एक्चुअली में एक एनजीओ था, और इस एनजीओ में एक महिला थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो महिला काम करती थी, लेकिन ये पूरा का पूरा केस सच्चा है। तो वो महिला जो थी वो राजस्थान में काम कर रही थी, और काम कर रही थी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जब उन्होंने एक रुकवा दी ऐसे ही सामने आकर, तो हम देखते हैं कि कैसे एक गांव के कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कुछ पावरफुल पर्सन जो थे, उन्होंने 1992 में उस महिला के घर पर जाकर उसके हस्बैंड के सामने जो जो कि कैप्टिव बना रखे थे, और उस महिला के साथ में गैंग रेप किया। जब ये घटना सामने आई तो एनजीओ की मदद से उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, गुहार लगाई, क्योंकि लोकल लेवल पे ये जो मामला था उसको डिसमिस कर दिया गया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं तो उसी के बाद में विशाखा गाइडलाइंस जो है, क्योंकि ये उनके जो एनजीओ था उसका नाम विशाखा एनजीओ था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हीं के नाम से आज तक हम देखते हैं कैसे ये जो है जाना जाता है, और उसी के बाद से सारी गाइडलाइंस समझ में आती हैं। एनीवे, इसके ऊपर 2013 में हम देखते हैं एक कानून भी आता है। क्या कानून आता है, चलिए इसको भी ज़रा समझते हैं। कानून हम देखते हैं दैट इज़ नोन एज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो पॉश के नाम से ये कानून जो है हम जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी भी मेन से रेलिवेंट अगर कोई आंसर लिखना होगा तो आप इसको लिखेंगे ही लिखेंगे, राइट। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट जो कानून है वो गवर्नमेंट लेकर आती है 2013 में, और इसी में जो विशाखा गाइडलाइंस थी उसके ऊपर उसको और ज़्यादा वाइडन कर दिया जाता है। उस पर और ज़्यादा हम देखते हैं कि डेफिनेशन जो है क्लियर बनाई जाती है, क्लियरिटी लाई जाती है, और ये हम देखते हैं कि बेसिकली वर्क प्लेस के ऊपर ही क्या होगी, ज़्यादा मायने रखी जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर कोई काम कर रहा है सिर्फ वहीं पे माना जाए, नहीं। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो भी सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसमें माना ही जाएगा, तो उसके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। पोश एक्ट को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें विशाखा गाइडलाइन से ही इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ली गई है। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई गई थी विशाखा गाइडलाइंस को बनाने के लिए। तो जस्टिस वर्मा जो थे उन्होंने ही गाइडलाइंस दी थी, उन्होंने ही डोमेस्टिक वर्कर्स की डेफिनेशन दी, पोश एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल्स को लगाया, कोशिश की गई इस एक्ट के तहत में कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी सामने आए, अच्छे से काम कर सके अपना, और उनको परेशान ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल समझते हैं जो कि बात करा, वैसे तो ये आर्टिकल मोस्टली प्रीलिम्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन देखेंगे अभी क्या हुआ है कि आई के है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने एक नॉवल नया तरीका एक्सप्लोर कर लिया है सन के सीक्रेट्स को स्टडी करने का मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये कैसे किया गया है, देखिए एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना उन्होंने आई कुंडाई कनल टावर टनल टेलीस्कोप है, जिसके द्वारा इस टेलीस्कोप पे 3 मिरर्स को लगाया गया है। अब ये 3 मिरर्स क्या करते हैं, सन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, 3 मिरर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, क्या है, मिरर्स लगे हुए हैं। इसमें जो पहला यहाँ पर मिरर होता है ना, उस पे क्या होती है, सन की रेज आती है, वो इसको रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे मिरर के ऊपर भेजता है, और वो इसको थर्ड मिरर तक पहुँचाता है। अब ये जो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं इसकी वजह से, खास करके हाइड्रोजन अल्फा लाइंस वगैरह, उनको समझने में, ताकि हम उसको क्या कर सके, उनको आराम से यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सके और ज़्यादा डिटेल में ऑब्जर्वेशन जो है वो की जा सके, उनको समझने के लिए हेल्पफुल हमारे लिए समझ में आता है।
अभी इसको कॉमनली हम देखते हैं कि कोरोनल हीटिंग जो प्रॉब्लम्स वगैरह है ये सब क्या है, सोलर विंड के जो ड्राइवर हैं यानी कि क्यों सोलर विंड चल रही हैं, क्या क्या उसके ग्रेडियंट हैं, तो ये सब समझने में भी ये जो है वो मदद करेगा। चलिए थोड़ा सा सन को समझते हैं कि क्या कोरोना की हम बात कर रहे हैं। अगर सन को मैं अर्थ की तरह अलग अलग टुकड़ों में बांटूं, जैसे कि आप एक बॉल ले सकते हैं और उस बॉल को जब आप काटेंगे तो उसमें लेयर्स होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक चीज़ से तो नहीं बनेगी। इसी तरीके से सन के भी अलग अलग भाग हैं। जब हम उसको अंदर से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सन का जो सबसे भीतरी हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है। कोर के अंदर हम देखते हैं कि सन की जो सोलर एनर्जी है वो सेंटर से यानी कोर से ही यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस की जाती है। कैसे प्रोड्यूस की जाती है, देखिए अगर निब्यूला हिपोथेसिस की हम बात करें, थ्योरी की बात करें, तो हमें समझ में आता है कि हमेशा पहला जब ये सन स्टार फॉर्मेशन वगैरह हो रही थी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक निबूला था। निबूला क्या होता है, कुछ डस्ट का, गैसेस का एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर में ऐसा गोला सा था। इसमें शुरुआत में सबसे पहले इस निबूला के अंदर फॉर्मेशन होती है यहाँ पर एक स्टार की। कौन सा स्टार था वो था सन। अब यही जो स्टार था ना, जब ये बन रहा था तो हमें समझ में आता है कि 99.9% जो मास था उससे हम देखते हैं, आई एम नॉट श्योर ये 99.9% था और इट वाज 99.1%। तो ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 99% तो ज़रूर है। तो 99% जो इस निबुला के मास से बना वो सन ने अकेले ने ले लिया, और जो बचा हुआ 1% था वो क्या करता है, उससे हमारे जो अदर प्लैनेट्स हैं वो बन जाते हैं। अब जो ये सन के अंदर एनर्जी कंटिन्यूअसली निकलती है, वो कैसे निकलती है, निकलती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हीलियम। कैसे, क्योंकि हम देख पाते हैं कि लगातार जो हाइड्रोजन होता है ना वो क्या करता है, आउटर तरीके से घूमता रहता है और सेंटर के अंदर में बीच में जाकर वो अपने आप को जब कंप्रेस करता है, जब कॉम्पैक्शन हमें दिखाई देता है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीलियम। और हीलियम की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लगातार हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो होती रहती है, जिसकी वजह से लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। हम देखते हैं कि सन के कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 27 लाख फ़ारेनहाइट। यानी कि लगभग अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो 15 लाख डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर जो कोर का टेम्परेचर है वो देख पाते हैं। इतनी इनॉर्मस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सन की तरफ से यहाँ पर रिलीज होती है। फिर हम इससे नेक्स्ट लेयर की तरफ जब जाते हैं तो देख पाते हैं यहाँ पर रेडिएक्टिव जोन को। ये एक ऐसी एनर्जी कोर है जो स्लोली रेडिएटिव जोन की तरफ जाना शुरू करती है, और यहाँ पर 1 मिलियन ईयर्स इसको ट्रेवल करने में लग जाते हैं कोर से रेडिएक्टिव जोन की तरफ जाने में। उसके बाद जब हम आते हैं तो फिर आगे हम देख पाते हैं कन्वेक्शन जोन को। अब कन्वेक्शन जोन थर्ड जोन होता है जो कि सन की एनर्जी को सरफेस के नीचे तक रखता है। फिर इसके ऊपर होता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर एक थिन सी लेयर होती है गैस की, फोटोस्फेयर के ऊपर ये होती है, और कोरोना इसके साथ में ही हमें दिखाई देता है। फोटोस्फेयर अगर हम देखें तो फोटोस्फेयर एक ऐसा विजिबल सरफेस होता है सन का जहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या है, लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस हमें दिखाई देता है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से जो लाइट निकल कर आती है, धरती पे जो लाइट आती है वो आ पाती है लगभग 8.5 मिनट के अंदर में। तो ये कहाँ से आती है, फोटोस्फेयर से। इसी फोटोस्फेयर के अंदर हमें सन स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहीं से हम जो लास्ट वाली लेयर आप देख पाएंगे ये कोरोना होती है। कोरोना यानी कि आउटर, जो वो कभी आपने सन को देखा होगा तो उसके आसपास में आपको थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देती है, राइट, ये हेलो टाइप में दिखाई देता है, तो वो होता है कोरोना। और कोरोना का क्या काम है, कोरोना एक थिक लेयर है, गैस की ही ये लेयर होती है जो कि क्रोमोस्फेयर के ऊपर है। ये मिलियंस ऑफ माइल्स या किलोमीटर तक जो सन है उसके चारों तरफ में फैली हुई है। और कोरोना की जो आउटर मोस्ट लेयर है वही हमारे लोकल स्टार को दिखाती है, हमें दिखाई देता है। इसके अलावा सन का जो सरफेस होता है वो कम्प्लीटली हिडन होता है। अगर आप लोग देखेंगे अभी अपनी नेक्ड आई से तो आपको सन के आसपास में सिर्फ और सिर्फ कोरोना ही नज़र आता है, ना कि सन का सरफेस। तो ये यही कारण है।
और एटमॉस्फेयर में हम देखें तो ये आप इसको एटमॉस्फेयर के अंदर ही काउंट कर सकते हो, जिसमें फोटोस्फेयर, सनस्पॉट, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स, ये सब सन के एटमॉस्फेयर के अंदर ही आते हैं। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि कैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा 189 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जिनको हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स के रूप में यहाँ पर सामने लाया गया है। देखिए, अभी क्या हुआ है ना कि हमें पता है लगातार यहाँ क्या होता है, ग्लोफ हो जाता है। ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब ये फ्लड्स आती हैं तो इनसे जान की भी हानि होती है और जो हमारे डैम्स वगैरह होते हैं उन पे भी नुकसान होता है। इसी वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे जब जनवरी से लेकर यहाँ पर लगभग जुलाई तक का समय होता है, और फिर वापस से हम देखेंगे सितंबर से लेकर नवंबर से लेकर जनवरी से जुलाई तक, यानी कि 8 से 9 महीने का जो समय है, उस समय में इन लेक्स तक नहीं जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही टोपोग्राफी बहुत ही यहाँ पर क्या होती है, मुश्किल होती है। दूसरी बात, यहाँ पर ग्लेशियर होते हैं तो इन तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो ये समर का सीजन हमने देखा थोड़ा सा, यही 2-3 महीने ऐसे हैं कि इन तक अप्रोच किया जा सकता है, इन तक पहुंचा जा सकता है, इन पे स्टडी की जा सकती है कि इनसे रिस्क तो नहीं है। हमने देखा था कि कैसे तिस्ता रिवर के ऊपर तिस्ता डैम 3 जो था वो पिछले साल अक्टूबर में क्या हुआ था, टूट गया था, आउटबर्स्ट वहां पर हो गया था, और जिसकी वजह से एटलीस्ट 40 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी और आसपास के एरिया में फ्लड भी आई थी। तो यही हम समझेंगे कि अब टोटल जो हिमालय का एरिया है उसमें हम देखेंगे इसके अंदर 189 ऐसी लेक्स है जिनको हाई रिस्क ग्लेशियर लेक फिलहाल के लिए घोषित कर दिया गया है। इनको ठीक करने के लिए, ठीक तो क्या ही किया जा सकता है, मिटिगेट करने के लिए कि अब सुधार जो है वो कैसे किए जाए, तो मिटिगेट मेजर्स लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है ताकि जो रिस्क होगा वो यहाँ पर कम किया जा सके और जो इनका इम्पैक्ट भी होगा वो भी यहाँ पर कम हो सके। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होती कहती है। देखिए, सबसे पहले तो ग्लेशियर बनते कैसे हैं। लगातार जब हम देखते हैं कोई हवा गर्मी की वजह से ऊपर जा रही होती है तो एल्टीट्यूड के साथ जाते जाते उस हवा में हम देखते हैं कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंडी होने लगती है। ठंडी होने लगती है तो जो वाटर वेपर वो अपने साथ लेकर आई थी वो क्या करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक जो न्यूक्लाई होती है या जो एरोसोल्स होते हैं उनके साथ मिलेंगे और कंडेंसेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, बादल बनेंगे। अब जब ये बादल एक एल्टीट्यूड तक है, यानी इनका ड्यू पॉइंट जो है वो अगर यहाँ पर माइनस में नहीं है तो इससे रेनफॉल जो होगी वो लिक्विड में होगी। लेकिन जब इनका ड्यू पॉइंट जो अगर ये और ऊपर चले जाते हैं और प्रेशर हवा का था और इतने एल्टीट्यूड को क्रॉस कर लेते हैं कि अब इनका जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा चुका है, 0 डिग्री से कम हो चुका है, तो अब इनसे जो बारिश होगी वो क्या होगी, वो होगी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। स्नो की फॉर्म में हो सकती है, स्लीट की फॉर्म में हो सकती है, डिपेंड करेगा। स्लीट क्या होता है, एक तरीके से बार बार ये जब बादल ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो इनमें जो स्नो के जो क्रिस्टल्स बन रहे थे वो क्या हो रहे हैं, लगातार थोड़े और मजबूत हो रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ आइस वो लेते हुए जा रहे हैं। हेल स्टॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, गर्मियों में ज़्यादा होती है, जिसको जो नदर्न इंडिया है वहाँ पर ओलो के नाम से भी जाना जाता है। तो हेल्स जो होते हैं वो गर्मियों में ही क्यों होते हैं, क्योंकि नीचे से जो प्रेशर होता है हवा का वो बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर बादल ऊपर की तरफ ही जाना चाहते हैं। वैसे तो डेंसिटी और ग्रेविटी इतनी है कि वो नीचे आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लगातार जो नीचे से राइजिंग एयर है वो उनको ऊपर ही बनाए रखती है, जिसकी वजह से वो लगातार आइस वहाँ पर फॉर्म होती रहती है, क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब ये एयर से ज़्यादा ग्रेविटी हो जाती है तो हेल स्टॉर्म को हम देख पाते हैं बारिश के साथ में। अब जब ये स्नोफॉल होती है तो ये स्नोफॉल जब हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के ऊपर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, स्नो के जो क्रिस्टल्स हैं वो ज़मीन पे गिरेंगे, और जब इनके ऊपर नए स्नो के क्रिस्टल्स गिरते जाएंगे, यहाँ पर भी स्नो है, यहाँ पर और स्नो के क्रिस्टल्स आ रहे हैं, और स्नो के और स्नो और स्नो, इस हिसाब से जो नीचे वाले क्रिस्टल्स है वो क्या होंगे, वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे बिल्कुल, और ये फॉर्म करेंगे आइस को। अब स्नो क्या होती है, स्नो होती है बहुत ही सॉफ्टी सी, बहुत सॉफ्ट होती है, बबली सी होती है। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं ना तो आइस में जब स्नो के जो क्रिस्टल होते हैं वो ऐसे होते हैं, थोड़े दूर दूर है। आइस
के क्रिस्टल्स की जब आप बात करेंगे तो वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं, ऐसे बिल्कुल मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो आइस हमेशा हमें हार्ड दिखाई देती है। और इसी से ग्लेशियर बनते जाते हैं। जब लगातार स्नो होती जाती है तो नीचे वाली जो आइस होती है, नीचे वाली जो स्नोज होती है वो क्या होंगी, वो हार्ड होती रहेंगी। टेम्परेचर लगातार कम है तो वो ऐसे बनती रहेंगी। अब जब गर्मी होनी शुरू होगी तो क्या होगा, ग्लेशियर मूवमेंट भी करते हैं। ग्लेशियर क्या करते हैं, जैसे नदियाँ यहाँ पर मूवमेंट करती है वैसे ही ग्लेशियर भी हम देखेंगे कि मूवमेंट करते हैं। ग्रेविटी तो उसको नीचे लाना ही चाहेगी ना, कोई भारी चीज़ है तो वो नीचे की तरफ आना चाहेगी। वैसे ही ग्लेशियर्स करते हैं। जब ये करते हैं तो जब ये, क्योंकि ये मजबूत होते हैं तो अपने साथ में बहुत सारा जो आसपास के पत्थर वगैरह होते हैं उनको भी साथ में नीचे रगड़ते हुए लेकर आते हैं। जो बीच से लेकर आ रहे हैं उसको हम देखते हैं क्या बोलते हैं, मीडियम मोरेन। जब यहीं पे हम इसको साइड से लाते हुए देखते हैं, क्योंकि उनको क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लैंड फॉर्म में भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि उनको स्मूथ बनाते हुए आते हैं, उनसे घिस घिस कर आ रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है तो स्मूथनेस आ रही है। इनको बोलते हैं लेटरल मोरेन। और जब ये होता है तो ये लगातार आते रहेंगे, एक ऐसे रीजन में आएंगे जहाँ पर वार्मिंग यानी कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू होगी। जब गर्मी थोड़ी सी होनी शुरू हो जाएगी तो जो ग्लेशियर के नीचे का भाग था वहां से अब क्या होना शुरू होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होना फिर से शुरू हो जाएगा। प्रेशर सबसे ज्यादा वहीं पे पड़ा हुआ है। वहां से हम देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर से भी और थोड़ा बहुत नीचे से भी जो गर्म पानी है वो लगातार ऊपर की तरफ आता रहेगा। और इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक लेक बन जाएगी जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। ऑल राइट मैम, अब ये लेक जहाँ पर भी जगह होगी वहीं पर पानी इकट्ठा होता रहेगा। कई बार क्या होता है कि इस लेक में जब लैंडस्लाइड हो जाती है मान लीजिए, तो अब इसमें जो पानी था वो क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा और फ्लड ले लेगा। हो सकता है एवलेंचीज हो जाए, कोई ग्लेशियर का ही टुकड़ा गिर जाए, या हो सकता है कि अब गर्मी ज़्यादा है और जो ग्लेशियर था वो भी ज़्यादा पिघल रहा है, जिसकी वजह से जो इसके आसपास की ये बाउंड्री थी इनमें इतनी क्षमता है ही नहीं है कि पानी को रोक सके, तो यहाँ से भी क्या हो जाता है, फ्लडिंग हमें आती हुई दिखाई देती है। और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो कि बात कर रहा है ऑन गोइंग इंडियन स्पेस मिशंस के बारे में। कह रहे हैं कि 2024 में हमें इसरो की तरफ से ज़्यादा कुछ सुनने को मिला नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो अब आगे की प्लानिंग नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर कई सारे मिशंस की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल आदित्य L1 से ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंडिया ने लूनर सक्सेस प्राप्त करने के बाद चंद्रयान 2 के बाद में आदित्य L1 को यहाँ पर क्या किया था, लॉन्च किया था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको लिंजरिंजिंग पॉइंट जो 1 है उसके ऊपर छोड़ा गया। अब उसने 2024 की जुलाई में एक ऑर्बिट अराउंड सन कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन सन के रिगार्डिंग हमें ये जो हमारा मिशन है ये दिलवाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मिशन था गगनयान TVD1 का। गगनयान हमें पता है हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में भेजने के लिए बनाया जा रहा है और वो 2035 तक हम करेंगे। लेकिन 2024 में अभी हमने क्या किया था, टीवी का क्या मतलब है, टेस्ट व्हीकल। एक ऐसा व्हीकल ये बनाया था जिसमें हम ये देख पा रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ह्यूमंस होंगे, वो पैरासूट की मदद से बाहर आ पाएंगे। तो हाँ, ये टेस्ट व्हीकल किया गया और ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से सक्सेसफुल भी रहा था। इसको यहाँ पर जब बचाया गया था तो INS शक्ति के द्वारा, जब एस्ट्रोनॉट्स पानी में इंडियन ओशन में आएंगे तो उनके लिए INS शक्ति यानी कि इंडियन नेवल शिप शक्ति जो होगा वो क्या कर रहा होगा, वहां पर उनको वहां से रेस्क्यू करके ले आएगा। ऑल राइट, इसके बाद हम देखते हैं एक्सपोसेट को। अब एक्सपोसेट जो क्या है, ये हम देखते हैं एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट। तो सेट आपको जहां भी दिखाई दे किसी स्पेस मिशन में तो समझ जाइएगा इस शब्द का मतलब होता है सैटेलाइट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सैटेलाइट। ये हम देखते हैं कि ये भी यहाँ पर किया गया था इसरो के द्वारा जनवरी 1 2024 में, कि एक्सरे लाइट्स को हमें समझना है। और ये एक ऐसा मिशन है जो केवल और केवल नासा के द्वारा आज तक किया गया था, जो कि 2021 में नासा ने किया था एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर। तो IPEX के नाम से हम इसको देख पाते हैं। और ये 2021 में किया था और उसके बाद में हम देखते हैं कैसे अब इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर काम किया। फिर हम देखते हैं इनसेट 3D को। तो इनसेट भी हमें समझ में आती है, इंडियन सैटेलाइट की यहाँ पर बात हो रही है। और ये किस चीज़ के लिए, वेदर वगैरह फिनोमिना के लिए। और 3D में हम अपने जो वेदर है, हमारी जो सराउंडिंग है, उन सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए हमने इसको लेकर आए थे।
इसके अलावा भी और कुछ मिशन है, इनको हम समझते हैं इन्फोग्राफिक की मदद से। जैसे कि इंडिया का जो सबसे पहली सैटेलाइट का मिशन था वो था आर्यभट्ट के नाम से, और ये 84 करोड़ के अंदर हम देखते हैं कंप्लीट हुआ था, और 1975 में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे जो हमारा नेक्स्ट मिशन था वो था 1983 में। ये था इंडियन सैटेलाइट सिस्टम इनसेट से, और इसमें जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट जो थी वो हमने यहाँ पर भेजी थी, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा मिशन था चंद्रयान 1 का। इंडिया का पहला मिशन था मून के ऊपर, जिसने वोटर को भी प्राप्त किया था, यानी कि बताया था कि कैसे मून के ऊपर वोटर है। उससे पहले नासा की तरफ से मून पर बहुत सारे लोग जा चुके थे, चाइना भी जा चुका था, लेकिन किसी को भी वोटर नहीं मिला था। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी इंडिया के लिए, जो कि हम देखते हैं 2008 में हुआ था। फिर 2014 में हम देखते हैं मंगलयान को, या फिर मोम जो हमारा मिशन था, और इंडिया पहली कंट्री बन गई थी जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक यहाँ पर क्या कर लिया था, पहुंच गए थे। तो 718 करोड़ का हमारा लगभग खर्च आया। 2017 में हम देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को हमने बनाया, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्च कैरियर था, जिसने 104 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा, और मोस्ट सैटेलाइट्स वगैरह जो थी वो सिंगल मिशन में यहाँ पर भेजी गई। 2019 में चंद्रयान 2 को हमने भेजा, जो कि चंद्रयान 2 की जो फेलियर थी उसके बाद में हमने 2023 में चंद्रयान 3 को दोबारा बनाया, सेम मिशन के साथ में। विक्रम लैंडर जो था उसके साथ में हमने भेजा, और वो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग के साथ में साउथ पोल के ऊपर क्या रहा, एक बहुत बड़ी सक्सेस रही। फिर हम देखते हैं 2023 में ही आदित्य L1 को, इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस। 2024 में यहाँ पर नासा इसरो सार सैटेलाइट को छोड़ा गया, जिसको निसार भी बोला जाता है, जो कि एक मिशन था जो 12 दिनों तक ग्लोब के चारों तरफ घूमेगा। इसमें लगभग 12.296 करोड़ रुपए का जो खर्च था वो हमें देखने को मिला। 2024 में हमने स्पेडेक्स थर्ड क्वार्टर को देखा, ये भी ट्विन स्पेसक्राफ्ट मिशन था। 2024 में ही मंगलयान 2 को भी यहाँ पर सोचा जा रहा है, लेकिन उसको अभी के लिए देखा गया है कि इसको क्या करेंगे, हम 2025 में देखेंगे। इंडिया का सेकंड इंटरप्लेनेटरी मिशन ये होने वाला है। इसके अलावा शुक्रयान 1 जो है उसको भी हम सोच रहे हैं कि कैसे इंडिया का पहला मिशन होगा जो कि वीनस के ऊपर जाएगा, शुक्र के ऊपर जाएगा, और वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। और क्या क्या मिशन यहाँ पर आने वाले हैं, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर एक्सोसेट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन भी आने वाला है, और खुद इंडिया का एक स्पेस स्टेशन होगा स्पेस में 2035 तक, ये भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था सारे के सारे इसके बारे में अबाउट इन्फॉर्मेशन। नाउ अब हम प्रीलिम से रेलिवेंट आर्टिकल पढ़ते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे जो कि है बिग कैट अलायंस के बारे में। अब देखिए, इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिस है वो हम इसको कंजर्व करने के लिए, बिग कैट्स को कंजर्व करने के, सुरक्षित रखने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, IBCA एक मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोएलिशन है, यानी कि साथ में मिलकर हमें काम करना है। 2023 में ही लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर ये शुरुआत में, और 50th एनिवर्सरी प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। एम इसका क्या है, एम इसका है 7 बिग कैट्स जो है उनको और उनके हैबिटेट को हमको बचा कर रखना। कौन कौन से 7 बिग कैट्स की बात हो रही है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। हमारे यहाँ पर इंडिया में इनमें से 5 ऐसी बिग कैट्स है जो पाई जाती हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। पूमा एंड जैगुआर को हम इंडिया में नहीं देख पाते हैं। अब IBCA के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे यहाँ पर सेव करेंगे और क्या इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है उसको समझ लेते हैं। देखिए, IBCA जो है ना वो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि 96 कंट्रीज को एक साथ लाता है, जिसमें कैट रेंज एंड नॉन रेंज कंट्रीज दोनों ही है, जिसका काम है इनको बचाने का। अब आप लोग सोचेंगे मैम आप बहुत पढ़ाते हो एनवायरनमेंट के बारे में और कहते हो कि हमें संरक्षण करना है, हमें कंजर्वेशन करना है, लेकिन ये कंजर्वेशन करना इतना इम्पोर्टेंट हो क्यों जाता है, सिग्निफिकेंस उसकी क्या है, तो वो भी मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें कंजर्वेशन पार्टनर्स है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी इसमें दिखाई देती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये भी इसके अंदर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल भी हम इसमें देख पाते हैं। और जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मॉडल है, जो कि एक इंडियन इनिशिएटिव है सोलर इंस्टॉलेशन का ग्लोबली, वो भी मॉडल जो है वो इसी के ऊपर हमने बेस्ड करके बनाया है। नाउ आईबीसीए गवर्नेंस की बात करें तो हम इसमें असेंबली ऑफ मेंबर्स को देख पाएंगे, इसमें स्टैंडिंग कमेटी है, सेक्रेटेरिएट है, हेड क्वार्टर इसका इंडिया के अंदर अभी हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ बिग थिंग कि इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है। नाउ म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें तो नॉलेज शेयरिंग इससे होगी, जो जो हमें समझ में आएगा, नेटवर्किंग वगैरह ये सारे काम हम करेंगे। और इंडिया ने पहले जो इनिशियल सपोर्ट दिया है वो 5 साल के लिए यहाँ पर 150 करोड़ रुपए का दिया है। तो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक हम 150 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इन बिग कैट्स को और इनका जो हैबिटेट है उसको बचाने के लिए। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो देखिए टाइगर जो है वो IUCN के अकॉर्डिंगली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, साइट्स के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल 1 के अंदर आता है। लाइन जो है वो वनरेबल है, अपेंडिक्स 1 में सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन को रखा गया है, रेस्ट को जितने भी लाइन होते हैं उनको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है साइंस के साइट के लिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये सभी शेड्यूल 1 में ही आएंगे, यानी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके कंजर्वेशन का हमें ध्यान रखना है। चीता को भी IUCN ने वनरेबल कैटेगरी दी है। लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो वनरेबल में है, लेपर्ड भी यहाँ पर वनरेबल के अंदर आते हैं। जैगुआर को अगर हम देखें तो नियर थ्रेटन्ड है, यानी कि कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पूमा तो लीस्ट कंसर्न है कि ये तो बहुत पाई जाती है, इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि इन पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। अपेंडिक्स 1 में साइट्स के इनको रखा गया है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए आप समझते हैं कि कोशिश करिए, हम हमारे अलग अलग यहाँ पर एनवायरनमेंट में दिखाई देता है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे हमें जो माउंटेनियस रीजन है वो दिखाई देता है, किसी जगह पर हम ग्लेशियर्स को देख पाते हैं, बर्फ को देख पाते हैं, टुंड्रा को देख पाते हैं, ये सारी चीज़ें में दिखाई देती है। इनमें अलग अलग जानवर भी रहते हैं, कहीं पे पेंगुइन रहते हैं, कहीं पे हम पांडा को देखेंगे, कहीं पे हम इन सभी बिग कैट्स को देख पाएंगे। तो ये जो ज़्यादातर बिग कैट्स होती है ना, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हमें मोस्टली ग्रास लैंड्स के अंदर, यानी कि ताकि ये अच्छे से वहाँ पर भाग सके, अच्छे से जो इनके आसपास का एरिया है उसमें हम ये शिकार कर सके, तो ये पाए जाते हैं। अब ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर और भी एनिमल्स होंगे, वेरी अप्रोप्रिएट सवाल है ये तो। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं डियर का, हिरन का। अब ग्रासलैंड जो होते हैं ना, वहाँ पर डियर क्या करता है, केवल ऊपर ऊपर से ही ग्रासेस खाता है, वो नीचे से ग्रासेस को नहीं खाता है। और क्योंकि उनको उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर की स्टोन स्पीशीज़ है, यानी कि ये सबसे ऊपरी स्पीशीज़ है, तो ये क्या करते हैं, वो डरे रहते हैं कि कहीं कोई शेर ना आ जाए, कहीं कोई चीता ना आ जाए, तो वो ऊपर ऊपर से घास खाएंगे, अपनी गर्दन को ऊपर रखेंगे, ऊपर की तरफ से देखते भी रहेंगे इधर उधर, और इस तरीके से हमारे ग्रासलैंड भी क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वरना तो वो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सारे चीता, लायन, बिग कैट खत्म हो जाए तो डियर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि खाने के लिए तो उनके पास बहुत है। जब उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी तो हमारे जो ग्रासेस होते हैं उनको क्या करेंगे, वो जड़ से उखाड़ना शुरू कर देंगे, खत्म करते जाएंगे। तो इनका प्रभाव फूड वे फूड चेन जो होती है, जब एक ऊपर की स्पीशी को हम हटाते हैं तो नीचे की स्पीशीज पे पड़ता है, और उसकी वजह से उसका प्रभाव बहुत ही बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से इनका कंजर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस बनाए रखने के लिए। इसकी और भी सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इसमें एक सेंट्रलाइज रेस्पिरेटरी यहाँ पर बनाई गई है, ताकि जो भी जो कंजर्वेशन है बिग सेवन उनका, उसको सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्या क्या हो सकती है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ग्लोबल कोऑपरेशन इसमें लिया जा रहा है, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ना किया जाए, अलग अलग कंट्रीज में भी पकड़े जाते हैं तो उनको अच्छे से उनके ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, सारे काम इसमें है। इसमें इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ध्यान रखा गया है, एनवायरमेंट रिसेलियंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर मजबूती जो है वो देखने को मिले। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम्स भी यहाँ पर, ताकि फूड चेन वगैरह पे टॉप प्रोडक्टर ये लोग हैं, इनकी वजह से अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो पूरे के पूरे फूड चेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड वेब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको भी हम रोकें, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे भी प्रभाव जो होगा वो ना पड़े और ज़्यादा, इसी वजह से हम इनको बचाएंगे। ये सब हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं मैपिंग इन न्यूज़ के अंदर में
कामचाटका पेनिनसुला को। देखिए कामचटका जो पेनिनसुला है वो रशिया के ऊपर हमें इस जगह पर दिखाई देता है और हम देख पाते हैं कि ये जो पेनिनसुला है ये यहाँ पर जापान का जो आइलैंड्स है उसके साथ में भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और रशिया के साथ में भी। इसी वजह से जापान और रशिया के दोनों की ही आपस में इसके ऊपर जो सॉवरेनिटी के लिए लड़ाई होती रहती है। कामचुटका जो पेनिनसुला है इसमें हम मोस्टली टुंड्रा के जो एटमॉस्फेयर की बात करें या वेदर की बात करें तो हम टुंड्रा का जो क्लाइमेट है उसको देख पाएंगे, यानी कि बर्फीला ज़्यादा है क्योंकि हम साइबेरिया के ऊपर का आर्टिक ओशन के आसपास के एरिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें जो रिवर है वो भी जानी जाती है कामचटका रिवर के नाम से, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है। यहाँ पर मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, तो कामचंडाल जो ट्राइब्स हैं वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये हमें दिखाई दे रहा है इधर पैसिफिक ओशन के अंदर में, इसकी मैरीटाइम बाउंड्री जापान के साथ में भी लग रही है। तो और बहुत ज़्यादा इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए थी। कामचटका पेनिनसुला है कहाँ, किन दो कंट्रीज़ का इसके ऊपर विवाद छिड़ रहा है, ये सब हमें जानना चाहिए था। अब हम देखते हैं वोकेबलरी ऑफ द डे के साथ में आज के पहले वर्ड को, जो कि है वोबली। वोबली का मतलब होता है यहाँ पर टेंडिंग टू मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि अस्थिर होना। इसके कुछ सिनोनिम्स भी है जैसे कि अनस्टेबल, शेकी। यहाँ पर हम इसके एंटोनोम्स को भी देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम स्टेबल, स्टीडी को देख पाएंगे, यानी कि जो चीज़ थोड़ा हिल ज़्यादा रहा है, हिल डुल ज़्यादा रहा है, अस्थिर है, वो क्या होगा, वोबली होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट नहीं खड़े हुए बल्कि ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, शेकिंग हम इसको बोल सकते हैं, तो ये क्या है, वोबली है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज स्पॉइनेज। स्पॉइनेज का मतलब होता है किसी के ऊपर स्पाइंग करना, किसी के ऊपर जासूसी करना। तो जासूस जो हो सकते हैं पॉलिटिकल के लिए, मिलिट्री इंफॉर्मेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द होल एम्फेसिस ऑफ द फर्स्ट एक्ट इन 1889 वाज ऑन स्पॉइनेज एंड ट्रीजन। तो ये क्या है, जासूसी करना होता है किसी के ऊपर। चलिए यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जिसको भी अभी तक यहाँ पर मज़ा आया है वीडियो सुनने में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई प्रॉमिस मैं इससे ज़्यादा अच्छी, इससे बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। खैर फिलहाल के लिए चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।